दोस्तों, स्वागत है आपका विजय ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, कक्षा 11 की ज्योग्राफी यानी कि ज्योग्राफी का आपका 6 चैप्टर मृदा चल रहा है। तो उसके नेक्स्ट आगे का टॉपिक है लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर लघु उत्तरीय। ठीक है गाइस, तो देख मृदा चैप्टर का नाम है मृदा यानी कि मृदा के प्रकार और उसके उपयोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, देखिए मिट्टी कटाव के मुख्य कारण बताइए। मिट्टी कटाव के मुख्य कारण बताइए। तो मिट्टी कटाव के कारण देखते हैं गाइस। देखिए मिट्टी के कटाव के निम्नलिखित कारण हैं जो महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1, मूसलाधार वर्षा यानी कि मूसलाधार जो वर्षा होती है उससे मिट्टी का कटाव तीव्र होता है। अत्यंत तीव्र गति से वर्षा होने पर भूमि जल को सोखने में असमर्थ रहती है। इस कारण भूमि की ऊपरी परत की मिट्टी कटकर जल के साथ बह जाती है। ठीक है, तो देखिए मूसलाधार वर्षा से जब मिट्टी कटाव बहता है तो वैसे ही हमारा नियम भी फॉलो होता है पढ़ाई के ऊपर। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों पढ़ाई के ऊपर कैसे। आपने कछुए की और खरगोश की चाल यानी कि दौड़ सुनी होगी। तो कछुआ हमेशा धीमी चाल से चलता रहता है, लगा रहता है। वैसे ही दीमक भी लगी रहती है और अपना काम करते रहती है और एक दिन लकड़ी को और बड़ी से बड़ी मंजिल को गिरा देती है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वैसे ही एक यूट्यूब पे मुझे कमेंट आया एक भाई का। तो यूट्यूब पे कमेंट किया भाई ने कि जो है यानी कि ऐसे धीमे गति से पढ़ाएंगे तो कैसे सीखेंगे, लेकिन धीमी चाल से और धीमी गति से। लेकिन आप पर डे वीडियो खोलिए, उनको देखिए, नोट्स बनाइए, तो धीरे धीरे आप जो है जो चतुर चतुर होते हैं उनसे भी आगे निकल जाएंगे और आप कामयाब हो जाएंगे और आप मंजिल पालेंगे। और जो चतुर इंसान है, चतुर व्यक्ति है, वो वहीं रह जाएगा क्योंकि वो अपने आप को ज़्यादा चतुर समझते हैं। इसलिए जैसे खरगोश अपने आप को ज़्यादा होशियार समझता है तो वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो देखिए मूसलाधार वर्षा भी हमें यही एग्जाम्पल देती है। अत्यंत तीव्र गति से वर्षा होने पर भूमि जल को सोखने में असमर्थ रहती है। इस कारण भूमि की ऊपरी परत की मिट्टी कटकर जल के साथ बह जाती है और हमारी जो मृदा है उसका नुकसान हो जाता है। उपजाऊ मिट्टी कटकर नदियों में बह जाती है और समुद्रों में चली जाती है। ठीक है, तो वैसे ही हमारा नियम भी पढ़ाई पे भी फॉलो होता है। हम तीव्र गति से पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो वो पढ़ाई हम धीरे धीरे भूलते चले जाएंगे और हमारे माइंड वॉश हो जाएगा और वैसे ही हम कामयाब भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमें लगे रहना है दीमक की तरह और खरगोश की चाल यानी कि कछुए की चाल की तरह, दोनों की समान हमें लगे रहना है। मंजिल आसान है, आपके कदमों में होगी। कोई भी ताकत दुनिया की आपको सफलता पाने से नहीं रोक सकती। ठीक है, आगे देखते हैं। भूमि का तीव्र ढाल। अब भूमि का तीव्र ढाल, तो देखिए अधिक ढाल भूमि पर मिट्टी का कटाव तेजी से होता है। इसी कारण मैदानों की अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव की समस्या अधिक रहती है। ठीक है, अधिक ढाल भूमि पर मिट्टी का कटाव तेजी से होता है। मैदानों की अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव की समस्या अधिक रहती है। कभी आप देखते हैं पूरा पहाड़ का पहाड़ टूटकर नदियों में बह जाता है, पूरे मकान के मकान शिलाएं टूटकर पत्थर आ जाते हैं बह के, आप देखते हैं। जैसे कि तीव्र बारिश से या तीव्र वर्षा होने से केदारनाथ बद्रीनाथ में जो बाढ़ प्रलय आई थी उसमें आप देख रहे हैं गाइज। ठीक है दोस्तों, नंबर थर्ड टॉपिक आपका वनों का तेजी से विनाश। और वनों का तेजी से विनाश हो रहा है। ठीक है, वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कणों को बांध कर रखती हैं। जो वृक्षों की जड़ें होती हैं, कुछ वृक्षों की जड़ें इतनी मजबूत होती हैं, झकड़ा जड़ें, वो उसको संजोए रहती हैं। अतः अत्यधिक वन विनाश के कारण वनस्पति विहीन भूमि कटावकारी शक्तियों से प्रभावित होती है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं।
टॉपिक नंबर 4 है अनियंत्रित पशुचारण। अब अनियंत्रित पशुचारण यानी कि जो है पशु चराई के कारण मिट्टी के कण बिखर जाते हैं, उनके खुरों से मिट्टी कटती है। हम पशुओं को ऐसे ही छुट्टा या खुला छोड़ देते हैं। पशुओं के खुर पैर भी मिट्टी के कणों को ढीला कर देते हैं। अतः पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल वाली भूमि पर पशुचारण के कारण मिट्टी कटाव में वृद्धि होती है। जहाँ एक बार पशु चले जाते हैं वहाँ धीरे धीरे फिर पानी जब बहता है, फ्लो होता है, तो वो वहीं से उसको गहरा करता चला जाता है और एक दिन ऐसा आता है वहाँ के आसपास के पहाड़ भी सब बह जाते हैं। तो ये भी हमारा एक बड़ा कारण है। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर 5 टॉपिक है आपका स्थानांतरणशील कृषि। स्थानांतरणशील कृषि का मतलब है यानी कि ट्रांसफ़र। एक स्थान पे पहले हमने कृषि कर ली, वहाँ का यूज कर लिया, फिर दूसरी जगह चले गए, वहाँ के पेड़ काटे और उतने पेड़ उतने वृक्ष हमने लगाए नहीं। एटमॉस्फेयर हमारा वो भी गंदा हुआ है। ठीक है, ठीक है। और पर्वतीय क्षेत्रों में झूमिंग कृषि यानी कि आपने सुनी होगी झूमिंग कृषि। थारू, भोटिया, जौनसारी लोग जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, हिल स्टेशन पर, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये झूमिंग कृषि करते रहते हैं। ठीक है, यानी कि वहाँ के वृक्ष काटे, साफ सफाई करी, फिर वहाँ से जब पैदावार बंद हो गई तो अगली जगह चली गई। ठीक है। वनों के विनाश में तेजी से वृद्धि के कारण मिट्टी कटाव में भी तीव्रता आई है। तो इसे झूमिंग कृषि को हमें रोकना होगा और उनको समझाना होगा कि एक स्थान पर रह के कृषि कीजिए या जहाँ भी जाएंगे तो उतने वृक्ष आप लगाएंगे। अगर 20 पेड़ काट रहे हैं तो 50 पेड़ लगाइए। तो हमें जो है दोस्तों ऑक्सीजन भरपूर मिलेगी। ऑक्सीजन की कमी ना होने के कारण हमारी वायु एटमॉस्फेयर में भी स्वच्छता बनी रहेगी और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अपना ग्रहण करते रहेंगे और अपना भोजन भी बनाते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6 अनियंत्रित जुताई। अनियंत्रित जुताई का मतलब है यानी कि हम उसको नियंत्रित नहीं करते हैं। कभी भी मन आया किसान किसी भी समय खेती को गुड़ाई कर देते हैं। ढाल वाली कृषि पर भूमि जुताई के कारण भी मिट्टी कटाव में वृद्धि होती है। यानी कि हमने गुड़ाई कर दी और समय नहीं है, बारिश हो गई, तो वहाँ की सारी मृदा के कण बहते बहते समुद्रों में धीरे धीरे चले जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं पवन वेग। पवन वेग यानी कि पवन का वेग जितना अधिक होता है अपरदन की मात्रा भी उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, पवन उतनी ही तेज़ी से यानी कि छोटे कण और बड़े बड़े पेड़ पौधों को भी कभी कभी हिला देती है, तोड़ देती है। आप देखते हैं तीव्र गति से पवनें चलती हैं, तूफान आते हैं, तो उनसे भी जन धन की हानि होती है। तो वैसे ही अपरदन भी धूल मिट्टी एक जगह से उठाएंगे और दूसरी जगह रख देती है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिट्टी कटाव रोकने हेतु कृषिगत प्रमुख उपाय। तो दोस्तों देखते हैं मिट्टी कटाव रोकने हेतु कृषिगत प्रमुख उपाय। तो उपाय हैं आपके, आंसर है मिट्टी कटाव रोकने के कृषिगत उपाय। तो मिट्टी कटाव को रोकने की प्रचलित विधियों में अग्रलिखित कृषि उपाय निम्नलिखित हैं। और गाइस और दोस्तों आप नोट्स बनाते रहें, अपनी हैंडराइटिंग में नोट्स बनाएं, आपकी हैंडराइटिंग भी सुधरेगी, आपको याद भी होगा। ठीक है, और इतिहास भूगोल बड़े बेवफा होते हैं, रात को रटे सुबह को सफ़ा होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको समझना है, लिखना है, हैंडराइटिंग सुधरेगी और आपके नोट्स तैयार होंगे। कुछ लिखते समय याद होगा, कुछ उसको रिवीजन करते समय, तो आप मेरा विश्वास है कभी भी नहीं भूल सकते और ये कहावत हमेशा फीकी पड़ जाएगी। ठीक है, IAS PCS ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम, कोई भी SSSC हो, UPSC हो, सभी में GK GS ज्योग्राफी भरपूर आता है और इसी से ही हम DM SDM IFS बनते हैं। ठीक है, हरी खादों का प्रयोग। नंबर 1 देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मिट्टी कटाव रोकने हेतु कृषिगत उपाय। तो मिट्टी कटाव रोकने के कृषिगत उपाय हैं, मिट्टी कटाव को रोकने की प्रचलित विधियों में अग्रलिखित कृषि उपाय महत्वपूर्ण हैं। हरी खादों का प्रयोग। हरी खादों का प्रयोग भूमि की उर्वरता बढ़ाने मिट्टी कटाव कम होता है, क्योंकि
हरी तथा कंपोस्ट खाद से मिट्टी के कणों में संगठन शक्ति की वृद्धि होती है, यानी कि मिट्टी का इम्यून पावर, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है। जैसे हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है तो वैसे ही मिट्टी की भी शक्तियाँ बढ़ती हैं। ठीक है, देखिए हरी खादों का प्रयोग जैसे कि ढैंचा है, हरी खाद कोई भी हम फसल में बो देंगे और थोड़ा सा उसको खुला छोड़ देंगे और उसको हरी खाद के रूप में उसमें जो है लगभग 2-3 फीट होने पर उसको हम उसी में खेत में जुताई करके उसको सड़ा देंगे और फिर उसके बाद में पानी लगा देंगे, फिर जुताई कर देंगे, तो ये होती है हरी खाद, कंपोस्ट खाद कहलाती है। घर में पशुओं के गोबर की खाद वो भी यानी कि कंपोस्ट खाद के रूप में उपयोग होती है। हमें कीटनाशक और कीटनाशक उर्वरकों का प्रयोग कम से कम करना है, जिससे ज़मीन की उर्वरा शक्ति घट रही है। ठीक है, यानी कि हमको इन चीज़ों को धीरे धीरे छोड़ना है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें सस्यावर्तन, यानी कि सस्यावर्तन यदि एक खेत में एक फसल की खेती लगातार की जाए, यानी कि लगातार की जाए तो उसमें किसी विशेष तत्व की अत्यधिक कमी हो जाती है। तो देखिए यानी कि एक ही खेत में हम बार बार गन्ने की कृषि कर रहे हैं, फसल बो रहे हैं, तो उसमें खेतों में फसलों को अदल बदल कर बोना चाहिए, तो हमारे जो पोषक तत्व हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और जो है चेंजिंग नहीं होगा। जैसे आप डेली एक सब्जी नहीं खा सकते हैं, डेली एक जैसे कपड़े नहीं पहनते हैं, तो आप डेली नहाते हैं, आप नहाने के बाद में कैसा महसूस करते हैं और बगैर नहाए कैसा महसूस करते हैं, तो वैसे ही हमारी मृदा की भी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो हमको मृदा का भी बहुत ध्यान रखना है। ये सबकी जननी है जिससे हमें अन्न मिलता है और पेट भरने को सभी चीज़ें मिलती हैं। मृदा जो है मिट्टी हमारी सभी चीज़ें, खट्टा मीठा, ऑल ड्राई फ्रूट्स, ऑल वेजिटेबल्स, ऑल फ्रूट्स, ऑल फर्नीचर, यानी कि लकड़ियाँ। ठीक है गाइज, तो हमें सब कुछ अवेलेबल कराती है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। खट्टे मीठे बेर और जो भी हरी मिर्च, लाल मिर्च, शिमला मिर्च, जितने भी आप फसल वेजिटेबल्स खाते हैं सब कहाँ से आते हैं? मिट्टी से। फिर भी आप उसको अनदेखा कर देते हैं। ठीक है, इस मिट्टी संरचना संतुलित रहती है, मिट्टी कटाव की संभावना न्यूनतम हो जाती है। तो हमें फसल चक्र को अपनाना है, यानी कि एक फसल बोने के बाद में दूसरी फसल बोएं, फिर उसको थोड़ा सा खुला छोड़ दें, उसकी केचनलियाँ टूट जाएंगी। और आजकल हॉर्टिकल्चर में नए नए उत्पाद आ रहे हैं, उनको हमें कम से कम यूज करना है। उससे जो है हॉर्टिकल्चर से, रूडर बूडर से हमारे खेतों की जो फसल है, यानी कि गुड़ाई तो अच्छी से हो जाती है लेकिन उसकी केचनलियाँ बंद हो जाती हैं। अगर दोस्तों आपको जो है बंद कमरे में बंद करके चारों तरफ से सील कर दिया जाए तो क्या आपको सांस ले पाएंगे, ऑक्सीजन ले पाएंगे? तो वैसी हमारी मृदा मिट्टी जो है उसको ऑक्सीजन और सांस नहीं मिल पाती है, उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जो उसमें बैक्टीरिया, जो उसमें उपयोग, यानी कि उसके बैक्टीरिया होते हैं मिट्टी के जो उपयोग वाले होते हैं, तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, मिट्टी में केचनलियाँ हवा नहीं जा पाती है और उसकी बंद हो जाती है। तो ये रूडर बूडर जो चला है आजकल बहुत ही हानिकारक है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटा रहा है। हमें ड्रिलर से, हैरो से, कल्टीवेटर से इनसे गुड़ाई करनी चाहिए, मिट्टी को कुछ समय आराम देना चाहिए। जैसे काम करने के बाद आपको आराम की ज़रूरत होती है, वैसे ही फसल बोने के बाद थोड़ा सा मिट्टी, यानी कि हमारी मातृभूमि मृदा को भी ज़रूरत होती है। ठीक है, इससे उसका संतुलन बना रहेगा और मिट्टी कटाव की संभावना भी न्यूनतम हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं समोचित जुताई। यह विधि ढालूदार स्थानों में अपनाई जाती है। इसमें किसी ढलान के समकोण पर जुताई करके फसलें उगाई जाती हैं। इससे वर्षा के जल के बहाव में अवरोध उत्पन्न होता है और मिट्टी का कटाव कम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वेदिकाकरण चौथा टॉपिक है। यह विधि भी ढालू क्षेत्रों में अपनाई जाती है। इसमें किसी ढालू सतह पर सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं। इससे वर्षा के जल के बहाव में रुकावट आ जाती है। नंबर 5 है गहरी जुताई। मरुस्थलीय भागों में अधिक गहरी जुताई करनी चाहिए, यानी कि मरुस्थलीय भागों में जहाँ की हमारे मरुस्थल हैं।
इससे अपक्षालन क्रिया द्वारा जो आवश्यक तत्व नीचे चले जाते हैं पुनः ऊपर आ जाते हैं। मरुस्थल, जैसे राजस्थान का मरुस्थल, तो हमको उसमें गहरी जुताई करनी है, तो जो वहाँ के पोषक तत्व हैं वो गहराई तक चले जाते हैं। फिर से जब जुताई करेंगे तो मिट्टी की नीचे की लेयर ऊपर आ जाएगी, ऊपर की लेयर नीचे चली जाएगी, हैरो से, कल्टीवेटर से। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका संरक्षी पेटियाँ लगाना। स्थान स्थान पर ऐसे पौधों को उगाना चाहिए जो तेज हवा को रोककर मिट्टी कटाव कम कर सकें। पट्टीदार कृषि। पट्टीदार कृषि देखिए, इस विधि में किसी पहाड़ी ढलान के किनारे सदावर्षीय पौधे, बीच में वार्षिक तथा द्विवर्षीय पौधे लगाए जाने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी कटाव रोकने के लिए पशु चराई पर नियंत्रित एवं वन क्षेत्र में विस्तार करना महत्वपूर्ण उपाय है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसका आंसर है दोस्तों, मिट्टी कटाव रोकने हेतु पशुओं के अनियंत्रित चराई पर रोक। तो नंबर फर्स्ट है इसमें टॉपिक चराई पर नियंत्रण। तो कैसे करना है? पशुओं के अनियंत्रित रूप से चरने पर प्रतिबंध होना चाहिए। पशुओं द्वारा घास चरने से किसी भी स्थान की मिट्टी कठोर हो जाती है, अतः बीज अंकुरण के योग्य नहीं रहते हैं, इनकी हुआ की मिट्टी दब जाती है। इसके अतिरिक्त जानवर छोटे छोटे पौधों को रौंद डालते हैं, यानी कि उनको ख़त्म कर देते हैं, अपने चल चल कर बैठ बैठ कर उनकी शाखाएं तोड़ते हैं, उनके अनेक पौधों को जड़ से उखाड़ देते हैं। नहरों के किनारे पर पशुओं के चरने पर प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि पशुओं के खुरों से उखड़ने वाली मिट्टी का तेज़ी से अपरदन हो जाता है। ठीक है। अपरदन तो होता है पशुओं की चराई पर, लेकिन पशुओं के चारागाह स्थान अलग से निर्धारित किए जाने चाहिए और उनको अलग से बनाया जाना चाहिए। जैसे हमारे खेलने के स्टेडियम्स होते हैं, वैसी पशुओं के चारागाह के लिए सरकार को बंजर भूमि में प्रतिबंध करना चाहिए, जिससे हमारे पशुओं का जीवन भी, उनको भी अच्छा लगता है घूमना फिरना, और पशुओं की जो इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक रहती है। और घर में जो बंधुआ पशु होते हैं उनकी इनफर्टिलिटी भी प्रॉब्लम होती हैं। आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जल्दी से पशु जो है गर्भ धारण नहीं कर पाते हैं। ये जो है आजकल एक गन्ने में मेडिसिन चली है कोराजिन, कोराजिन से भी काफ़ी इनफर्टिलिटी केसेस बढ़ रहे हैं। तो हमें उस पर रोक लगानी है, उसको छोड़ देना है, उसकी जगह नया यूज करना है। तो कृषि हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हमें ध्यान देना है। ये नहीं कि कर लिया खाली, अपना काम चल जाए, आगे को ख़त्म हो जाए, ऐसे तो धीरे धीरे जीवन सब खत्म हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। चारागाहों का प्रबंध। अब चारागाहों का प्रबंध कैसे होता है? पशुओं को चराने के लिए अलग से चारागाहों की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा अभी मैंने आपको पहले टॉपिक में बताया, ग्राम समाज की खाली भूमि को चारागाहों में बदलकर उसमें उन्नत किस्म की घास बोनी चाहिए, जिससे पशु भी चराए जा सकें। और चराने के लिए अलग अलग मोहल्लों के पशु अलग अलग डे में निर्धारित किए जाने चाहिए। 7 दिनों में 7, यानी कि पूरे गांव देहात के अलग अलग पशु आने चाहिए। मिट्टी के कटाव रोकने हेतु वनों का विस्तार। तो मिट्टी के कटाव हेतु रोकने वनों का विस्तार। वनों के कटान पर प्रतिबंध। तो वनों के कटान पर प्रतिबंध। मनुष्य अपनी दैनिक आवश्यकताओं जैसे रहने के लिए स्थान, फर्नीचर, ईंधन, कागज, दवाई आदि की पूर्ति हेतु वनों को काटता जाता रहा है। वनों के कटाव से किसी भी क्षेत्र की मिट्टी ढीली हो जाती है, मूसलाधार वर्षा बाढ़ लाती है और भूस्खलन भी होता है। वनों को काटने से समय पर वर्षा नहीं होती है, अतः वनों के अनियमित रूप से कटान पर प्रतिबंध होना चाहिए। जैसे अगर हमारे मकान की एक दीवार कमज़ोर हो जाए तो मकान गिर जाएगा और हम मर जाएंगे और हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। वैसे ही अगर 10 पेड़ कट जाते हैं तो वहाँ की मृदा को भी परेशानी पड़ती है। तो इसलिए पेड़ काटने से पहले हमें सोचना चाहिए, और 2 पेड़ काट रहे हैं तो 5 पेड़ या 10 पेड़ उस आसपास में लगा देना चाहिए, जिससे मिट्टी का भी संतुलन बना रहेगा। वृक्षारोपण तथा पुनः वन रोपण। वनों के काटने से पहले नए वनों की स्थापना करनी चाहिए, जिससे मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रही। खाली स्थानों पर वृक्ष लगाए जाने चाहिए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर वन महोत्सव
मनाया जाता है। तो वन महोत्सव क्यों मनाया जाता है? यानी कि वनों की देखरेख के लिए और वनों को यानी कि बढ़ाने के लिए और नए वृक्ष लगाने के लिए हम वन महोत्सव भी मनाते हैं। लेकिन खाली मना के छोड़ देते हैं, वन महोत्सव पर ध्यान नहीं देते हैं। आजकल की जनरेशन, आजकल के पैसा ज़्यादा हो गया है, फालतू खर्चों पे ज़्यादा खर्च कर देंगे, यानी कि जैसे कि एक्स्ट्रा खर्च हैं, लेकिन काम के उसमें नहीं इन्वेस्टमेंट होगा। बालू के बंधकों को उगाना, पौधों की जड़ों में किसी भी स्थान की मिट्टी को जकड़ने रखने की क्षमता। स्पोर्टनियम स्पोर्टनेनियम साइनोडेकाइलोन इंडगोफेरा कार्डिफोलिया आदि अतः ऐसी प्रजातियों के वृक्षों को नहरों के किनारे पर लगाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 4 फिर से रिपीट हो रहा है। अधिकांश भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है, क्यों? तो दक्षिणी भारत के अधिकांश भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है, इसके प्रमुख कारण हैं। दक्षिणी भारत में दक्कन के पठार पर प्राचीन कठोर रवेदार आग्नेय शैलों से इन शैलों में लोहांश की प्रधानता होती है, इसलिए मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल। दक्षिणी नेक्स्ट है, नंबर 2 है। दक्षिणी भारत की अधिकांश मिट्टी इन्हीं शैलों के विखंडन से बनी है, यानी कि टूटने फूटने से बनी है। इस मिट्टी में लोहे के अंशों की अधिकता के कारण ऑक्सीकरण की क्रिया अधिक होती है, फलतः यह लाल रंग की हो जाती है। ऑक्सीकरण की क्रिया के फलस्वरूप लोहे के अंश वर्षा ऋतु में नमी पाकर आयरन ऑक्साइड में बदल जाते हैं, जिससे इस मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। राजस्थान के पश्चिमी जिलों जैसे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर आदि में मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती हैं। उत्तर पूर्व की ओर चलने वाली औषधियाँ आंधियाँ अपने साथ बड़ी मात्रा में बालू के कणों को लाती हैं। सघन प्राकृतिक वनस्पति के अभाव में ये आंधियाँ अविरल गति से आगे बढ़ती हैं रहती हैं। राजस्थान सीमा को पार कर हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आगरा, मथुरा जिलों में प्रवेश कर वहाँ बालू का विस्तार करती हैं। आंधियाँ विरल गति से मथुरा जिलों में प्रवेश कर वहाँ बालू का विस्तार करती हैं। इस प्रकार रेगिस्तान का विस्तार धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। रोकने के लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब की सीमा पर रक्षात्मक वृक्षों की हरित पट्टी लगाने का प्रयास किया गया है। जोधपुर में एक मरुस्थल वृक्षारोपण अनुसंधान केंद्र खोला गया है। क्वेश्चन गाइज, यानी कि अनुसंधान केंद्र, वृक्षारोपण अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये है आपका जोधपुर में। ठीक है, तो याद रखना है, शॉर्ट नोट्स में उसको फ्लिप कर लेना है। भारत में मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र। भारत में मृदा अपरदन की समस्या बहुत ही व्यापक है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि भारत में लगभग करोड़ हेक्टेयर भूमि मृदा अपरदन से प्रभावित है। भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र निम्नलिखित हैं। चंबल नदी का मध्य व निचला प्रभाव प्रदेश। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की संकलन क्षेत्र पर कोटा के नीचे चंबल नदी घाटी का क्षेत्र मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। इसके अंतर्गत चंबल नदी का मध्य व निचला प्रभाव प्रदेश मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की संलग्न का मतलब होता है जुड़ा हुआ कोटा के चंबल नदी घाटी का क्षेत्र मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। इसके अंतर्गत कुछ सहायक नदियों का क्षेत्र यमुना के समानांतर प्रभावित नदियों का क्षेत्र आता है। पंजाब में शिवालिक श्रेणी का दक्षिणी ढाल। इस क्षेत्र में शिवालिक श्रेणी बहुत ही कम संगठित है। भाग बलुई, कंकड़ीली,
टर्शियरी काल के अवसादों से निर्मित है। इसका अग्रभाग भी इन्हीं चट्टानों से निर्मित है। इस भाग में ऊपरी ढालों पर 100 से 125 सेंटीमीटर, निचले पर्वतीय भागों में पंजाब में शिवालिक श्रेणी का दक्षिणी ढाल। इस क्षेत्र में शिवालिक श्रेणी बहुत ही कम संगठित है, यानी कि यह भाग बलुई, कंकड़िली, टर्शियरी काल के अवसादों से निर्मित है। इसका अग्रभाग भी इन्हीं चट्टानों से निर्मित है। इस भाग में ऊपरी ढालों पर 100 से 125 सेंटीमीटर, निचले पर्वतीय भागों में 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कंबे खंबात की खाड़ी के पूर्व उत्तर पूर्व का क्षेत्र, यह क्षेत्र मुख्यतः गुजरात में पड़ता है। मालवा पठार, विंध्यान पर्वत, सतपुड़ा श्रेणी के अग्रभाग भूमि की स्थिति है। इस भाग से निकलकर अरब सागर में जाकर गिरने वाली नदियाँ यहाँ अत्यधिक मात्रा में मृदा अपरदन किया जाता है। तो दोस्तों ये थे यानी कि लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर, यानी कि मृदा फैक्ट चैप्टर नंबर 6 11th क्लास, यानी कि 11वीं की ज्योग्राफी भूगोल के। ठीक है दोस्तों, तो इनको अपने शॉर्ट्स नोट्स बना लें और क्वेश्चन में से क्वेश्चन, आंसर में से क्वेश्चन आपको निकालने आने होने चाहिए। तो आपको कोई भी दुनिया की ताकत आपको सफलता पाने से नहीं रोक सकती, क्योंकि हमें जो है लगे रहना है कछुए की तरह। डेली काम करना है, डेली पढ़ना है, मिस नहीं करना है। दावत मिस कर देनी है, दोस्तों को मिस कर देना है, लेकिन पढ़ाई मिस नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों। तो जैसे मैंने अभी आपसे बताया, यानी कि इन सभी चीज़ों को मिस कर देना है, बाकी अन्य को नहीं करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर आपके फिर मिल जाएंगे और मृदा नामक चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। फिर मैं टेक्स्ट बुक से आपको सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगा। ये क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।